नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपने अर्धशक्ति बिंदु जो है या अर्धशक्ति बिंदु आवर्ती जो है उसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था बैंड चौड़ाई या बैंड विस्तार। तो उसी को अपने आज कंटिन्यू करते हैं। बैंड चौड़ाई या आप लोग बोल सकते हो बैंड विस्तार। ठीक है, बैंड चौड़ाई या बैंड विस्तार। तो जो आपके पास में अर्धशक्ति आवर्ती होती है, आपके पास में क्या होता है, जो अर्धशक्ति आवर्ती होती है उनके मध्य जो आवर्ती अंतराल होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे अपने जानते हैं बैंड विस्तार या बैंड चौड़ाई के नाम से। यानी F1 से लेकर के F2 जो आवर्ती आपके पास में, इन दोनों के मध्य जो अंतर आएगा F2 माइनस F1 जो आपके पास में आएगा, इसी को किस नाम से जानते हैं? बैंड चौड़ाई के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को कुछ हम लोग हल कर चुके हैं। शुरुआत से मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ ये टॉपिक फिर से। तो देखिए, अर्धशक्ति आवर्ती जो आपके पास में F1 और F2 होती है, उस पर अगर धारा का मान देखा जाए तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उन पॉइंटों पर, अर्धशक्ति बिंदुओं पर धारा जो है, उस धारा का IRMS मान जो है वो अपने अधिकतम मान का कितना रह जाता है? 1/√2 गुना रह जाता है। यानी IRMS जो कितना रह जाता है, वो रह जाता है IRMS मैक्सिमम का 1/√2 गुना। आप लोग मान रख सकते हो इसका कैसे? देखो, VRMS बटे यहाँ आएगा R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C इसकी होल स्क्वायर, और ये आएगा VRMS बटा √2R। ठीक है, VRMS बटा √2R। तो ये आपके पास में इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि दोनों साइड से क्या होगा, VRMS से VRMS कैंसिल हो जाएगा। यानी आप लोग क्या कर सकते हो, VRMS से VRMS को काट सकते हो। अब आपके पास में ये जो टर्म है, इसे मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो, इसे मैं ऊपर की ओर ले जाता हूँ तो ये बन जाती है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C की होल स्क्वायर, और इसका √, किसके बराबर? √2R के बराबर। अब अपने इसका वर्ग करते हैं अगर, तब ये बनता है R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C की होल स्क्वायर और 2R²। R² को आगे भेज दो, ये बना ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, और ये आ जाता है R²। अगर आप लोग इसका वर्ग कर देते हो तब ये बनता है ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C बराबर प्लस माइनस R। ठीक है, ये समीकरण आपको प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले यहाँ लिखोगे बिंदु A1 के लिए, बिंदु A1 के लिए। तो बिंदु A1 के लिए, और उसके बाद में आप लोग लिखोगे इसे बिंदु A2 के लिए। तो A1 के लिए लिखते हैं, ये बना ओमेगा 1L माइनस 1/ओमेगा 1C और बराबर माइनस का R, और इसे लगा देता हूँ समीकरण 1। और बिंदु आगे अगर नीचे इससे लिखूँ तो शायद आपको यहाँ से नहीं दिखेगा। देखो आगे बिंदु A1 नहीं, A था। बिंदु B के लिए, बिंदु B के लिए, तो बिंदु B के लिए अगर आपको ये कैलकुलेशन करनी हो तब 1 की जगह क्या आ जाएगा? 2। तो ये ओमेगा 2L माइनस 1/ओमेगा 2C और बराबर प्लस का R, और ये आ जाती है समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आपको प्राप्त होती है। देखिए, ये हमने कहाँ से लिखा है, ये जो आपके पास में ग्राफ आया था, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ से हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ को उठाया है। तो ये आपके पास में इस साइड मान चला जाएगा। ये इसका अधिकतम मान है किस पर? अनुनादी आवर्ती FR पर, और ये आता है F1 और F2 पर। ये F1 पर और ये आता है F2 पर। ठीक है, ये 0, और ये वाला जो मान है ये IRMS है, IRMS, और ये बन जाता है A, ये B, और ये मान है IRMS मैक्सिमम बटा √2। ठीक है, तो ये मान जो आपके पास में आ जाते हैं। एक मान आपके पास में IRMS है और दूसरा मान है IRMS मैक्सिमम बटा √2। पॉइंट A पर अगर आवर्ती देखो तो F1 है, पॉइंट B पर अगर आवर्ती देखो तो F2 है, और अनुनादी आवर्ती का अगर मान देखो तो कितनी है? FR है। और ये ग्राफ किसके मध्य खींचा गया है? तो आप लोग देख सकते हो ये ग्राफ खींचा गया है आवर्ती और विद्युत धारा के मध्य। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि पॉइंट ए जो है इस पर आवर्ती F1 है या
ओमेगा 1 कोणीय आवर्ती है। जो बी पॉइंट है इस पर F2 है या कोणीय आवर्ती कितनी है, ओमेगा 2 है। तो इस प्रकार से अपने समीकरण 1 और 2 को बना दिया है। अब देखिए आप इस समीकरणों को हल करोगे तो सबसे पहले अपने इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो अपने लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो दोनों समीकरणों को अगर अपने जोड़ दें तब देख सकते हो आप लोग, यहाँ से ओमेगा 1 L आएगा और यहाँ से ओमेगा 2 L आएगा, यानी ये बनेगा ओमेगा 1 L प्लस ओमेगा 2 L। L को अगर कॉमन ले लेते हो तब क्या बनता है, ये बनता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और L। क्या बनता है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू L। और साथ में देखिए ये माइनस जो है इसे साथ में कॉमन लीजिए और दोनों को जोड़ोगे तो 1/c को कॉमन लेंगे और ये बनेगा 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2 और इन दोनों को जुड़ा तो -r प्लस r बराबर 0। तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा, तब आपके पास में बनेगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L माइनस एलसीएम ले लीजिए यहाँ 1/c और एलसीएम आता है ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ये बनता है ओमेगा 2 ओमेगा 1 बराबर 0। पक्षांतरण कर देते हैं, आगे चला जाता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और L बराबर 1/c ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाता है और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान आपको मिलता है 1/LC और ये आपके पास में समीकरण 3 आ जाती है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल 1/LC। ठीक है, अब अपने क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। आपके पास में जो समीकरण 2 है इसमें से समीकरण 1 को अगर अपने क्या करते हैं, घटा दें, तो आप लोग लिखोगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से समीकरण 2 में से आपको क्या कर देना है, समीकरण 1 को घटा देना है। तो 2 में से अगर 1 को आप लोग घटा देते हो तब आप लोग देखोगे आपके पास में क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपके पास में L तो आएगा कॉमन और ये बना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। देखना फिर से, ये आपके पास में ओमेगा 2L है, ये ओमेगा 1L है, तो घटा रहे हैं 1 को तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा। देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, तो यहाँ पर देखोगे आप लोग ओमेगा 2L और माइनस ओमेगा 1L, तो L कॉमन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, आगे देखिए ये प्लस का है वो माइनस का है, तो प्लस का 1/c कॉमन लेते हैं, प्लस का 1/c कॉमन लेते हैं और आपके पास में क्या बनेगा, आपके पास में बनेगा 1/ओमेगा 1, 1/ओमेगा 1 और यहाँ से बनेगा माइनस का 1/ओमेगा 2 और बराबर 2r, बराबर 2r, r प्लस r कितना बन जाता है 2r। तब देखिए आपके पास में क्या बनेगा, ये बनेगा L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस 1/c और ये बना ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर 2r। ठीक है, अब आपके पास में मान है किसका, आपके पास में मान है 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 का। देखिए ये आपके पास में मान है। ठीक, तो यहाँ से अगर आप लोग ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान तो रखते हो तब बनता है 1/LC। ठीक है, यानी 1/LC, ये C है यहाँ पर, तब देखिए ये क्या बनेगा, ये बनता है L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ऊपर चला जाएगा LC और बाद में C से C कैंसिल और ऊपर बचता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर 2r। ठीक है, ये वाला मान आपके पास में बचेगा। अब देखो आगे, अब देखो आगे, यहाँ से आप लोग देख सकते हो इन दोनों को जोड़ दो, किसे, L ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को, किसके बराबर है ये, 2r के बराबर, 2 से 2 निरस्त हो जाता है और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बराबर r/L। ये मान हमारे पास में बचता है कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जो वो किसके बराबर है, r/L के बराबर है। तो ये मान जो हमें प्राप्त हुआ है, ये मान प्राप्त हुआ है
कोणीय आवर्तियों के लिए बैंड चौड़ाई का। अगर आप लोग इसे रेखीय आवर्ती के अंदर चेंज करते हो तो रेखीय आवर्ती में चेंज करने पर F2 - F1 का जो मान आएगा, F2 - F1 वो किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा R/2πL के। ठीक है, किसके, R/2πL के। कहाँ से आया, तो आप लोग देख सकते हो ओमेगा बराबर होता है 2πf, ओमेगा बराबर होता है 2πf, 2πf यहाँ 2πf यहाँ 2π कॉमन, 2π/v, 2πf1 2πf2। ठीक है, तो ये 2πf2 - 2πf1, 2π कॉमन, F2 - F1 2π/v, तो R/2πL। ये बैंड चौड़ाई का सूत्र है आपके पास में, बैंड चौड़ाई या बैंड विस्तार का, बैंड चौड़ाई या बैंड विस्तार का किस पर डिपेंड करती है, R पर और L पर डिपेंड कर रही है ये। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए आगे इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो इसमें है विशेषता गुणांक। ठीक है, विशेषता गुणांक के बारे में देखिए कुछ एक बातें। नेक्स्ट जो है वो है विशेषता गुणांक। तीसरा टॉपिक आता है इसमें विशेषता गुणांक। 3 टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक था आपके पास में अर्धशक्ति बिंदु या आवर्तियां, दूसरा बैंड चौड़ाई और तीसरा है विशेषता गुणांक। जो आपके पास में अनुनादी आवर्ती FR होती है और बैंड चौड़ाई F2 - F1 होती है, उसके अनुपात को कहते हैं विशेषता गुणांक। यानी अनुनादी आवर्ती FR, विशेषता गुणांक का क्या मतलब है, अनुनादी आवर्ती FR तथा बैंड चौड़ाई F2 - F1 का अनुपात। अनुनादी आवर्ती FR, बैंड चौड़ाई जो है F2 - F1, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ये कहलाता है विशेषता गुणांक। ये क्या कहलाता है, विशेषता गुणांक कहलाता है, विशेषता गुणांक। क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं अभी, क्वालिटी फैक्टर तो Q से इसे लिखा जाता है। और किसके बराबर, अनुनादी आवर्ती FR बटे बैंड चौड़ाई F2 - F1 के। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले मान लिखा था किसका, F2 - F1 का। वहाँ से आप लोग इसे क्या लिख सकते हो, देखिए आप लोग इसे लिख सकते हो, इसे तो सीधा सीधा आप लोग क्या लिखोगे, जो आपके पास में मान होता है वहाँ से देखिए, एक तो आपके पास में ओमेगा होता है, ओमेगा को आप लोग लिखते हो 2πf, क्या लिखते हो 2πf। तो यहाँ से भी 2π आपके पास में आने वाला है, यहाँ से भी 2π आपके पास में आने वाला है, तो वो तो हो जाएगा निरस्त। और सीधा आपके पास में क्या बनेगा, R/L जो है वो बनेगा L/R, और यहाँ बन जाएगा ओमेगा R। तो ये L/R बटा क्या बनेगा, R बनेगा। यानी अनुनादी आवर्ती जो है उस पर आपको क्या देखना है, प्रेरणिक प्रतिघात देखना है। अनुनादी आवर्ती पर प्रेरणिक प्रतिघात और प्रतिरोध का परिपथ यहाँ आ जाएगा। अनुनादी आवर्ती पर प्रेरणिक, अनुनादी आवर्ती पर प्रेरणिक प्रतिघात बटा परिपथ का प्रतिरोध। तो अनुनादी आवर्ती पर आपके पास में जो प्रेरणिक प्रतिघात है और परिपथ का प्रतिरोध जो है, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है क्वालिटी फैक्टर Q, यानी विशेषता गुणांक Q। ठीक है, आप लोग यहाँ से इसकी परिभाषा लिख सकते हो कि आपके पास में जो अनुनादी परिपथ होता है, उस अनुनादी परिपथ में जो अनुनादी आवर्ती पर प्रेरणिक प्रतिघात होता है तथा जो परिपथ का प्रतिरोध होता है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, ये कहलाता है विशेषता गुणांक Q। तो एक तो सीधा सीधा लिख सकते हो अनुनादी आवर्ती FR बटा बैंड चौड़ाई, दोनों जो है वो क्या है, दोनों का अनुपात किसका, अनुनादी आवर्ती और बैंड चौड़ाई का अनुपात क्या कहलाता है, विशेषता गुणांक। दूसरा आप लोग लिख सकते हो कि अनुनादी आवर्ती पर आपके पास में जो प्रेरणिक प्रतिघात है और जो आपके पास में परिपथ का प्रतिरोध है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, विशेषता गुणांक Q कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर
आप लोग ओमेगा आर के बारे में जानते हो, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ओमेगा आर के बारे में बात की है। तो ओमेगा आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो ओमेगा आर जो होता है वो आपके पास में बराबर होता है 1/√LC के। किसके बराबर? 1/√LC के। ये अगर यहाँ पर रखा होता तो Q क्या बनता? LR गुणा 1/√LC। तो इसे लिख सकते हो आप लोग √L गुणा √L और ये R√LC। तो ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाता, तब आपके पास में बनता 1/R√L और C। ठीक है, क्या बनता? Q बराबर 1/R√L/C। ठीक है, ये तीसरा फॉर्मूला आपके पास में है Q का 1/R√L/C। पहला फॉर्मूला FR/F2 - F1, दूसरा फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पर लिखा गया है Q = L/R/R, और तीसरा है Q = 1/R√L/C। तो ये तीन फॉर्मूले जो है आपको प्राप्त हो जाते हैं किसके? विशेषता गुणांक Q के। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग विशेषता गुणांक के बारे में लिख सकते हो। अब देखिए, अगर प्रतिरोध R के अलग अलग मानों पर धारा के शिखर मान I0 और आवर्ती के मध्य अगर ग्राफ खींचा जाए, तब देखिए वो ग्राफ आपको कैसा प्राप्त होता है। अलग अलग प्रतिरोध के मानों पर ये ग्राफ अगर खींचे तब आपको कैसा प्राप्त होता है। तो अलग अलग प्रतिरोध के मानों पर ये ग्राफ खींचने पर आपको एक तो वैसा ही ग्राफ मिलेगा जैसा हम लोग पहले बना चुके हैं। आपको एक तो ये ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। और इस ग्राफ के लिए आप लोग देखोगे तो ये इसकी बेंच चौड़ाई है, ये FR, ये F1, ये F2, इस साइड F, इस साइड 0, दूसरी साइड आपके पास में IRMS, और ये जो मान है आपके पास में IRMS मैक्सिमम बटा √2। ये तो आपके पास में क्या है, वक्र A है। दूसरा, अगर अलग प्रतिरोध के मान पर आप लोग ग्राफ खींचते हो तो आपको एक अन्य ग्राफ प्राप्त होता है। उस ग्राफ के अंदर देखिए आप लोग कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। ये क्या है, वक्र B है, ठीक है। ये क्या है, वक्र B है। ये अलग अलग प्रतिरोध के मानों पर ग्राफ जो है वो खींचा गया है। तो आप लोग देख सकते हो कि वक्र A जो है, इसकी बेंच चौड़ाई जो है उसका मान होता है कम, और उसकी बेंच चौड़ाई का मान कम है तो विशेषता गुणांक का मान ज़्यादा होगा और वक्र जो है वो कैसा होगा, तीक्ष्ण होगा। परंतु जब R का मान अधिक होता है तब आपको क्या प्राप्त होता है, वक्र B प्राप्त होता है। यानी आपके पास में दो वक्र है। सारे फॉर्मूले जो सामने लिखे गए उन्हीं फॉर्मूलों से अपने इनके बारे में देखेंगे। तो R आपके पास में शुरुआत में क्या है, अलप है। R अलप है तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है, वक्र A प्राप्त हो रहा है, ठीक है। R अलप है तब क्या प्राप्त हो रहा है, वक्र A प्राप्त हो रहा है। तो वक्र A प्राप्त हो रहा है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो R अगर अलप है तो Q का मान क्या है, ज़्यादा है। अगर Q का मान ज़्यादा है तब ग्राफ जो है वो क्या होगा, तीक्ष्ण प्राप्त होगा। आपको ग्राफ जो है वो कैसा प्राप्त होगा, तीक्ष्ण प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ R क्या है, कम है। R कम है तो Q का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरी बात, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि R अगर कम है तो Q का मान ज़्यादा होगा। दूसरा, यहाँ से आप लोग देख सकते हो बेंच चौड़ाई जो है वो, इसकी बेंच चौड़ाई ज़्यादा होगी, इसकी बेंच चौड़ाई क्या है, कम है। यानी F2 - F1 जो है वो क्या है, इसके लिए कम है, बेंच चौड़ाई कम है। अगर बेंच चौड़ाई कम है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि इसकी तीक्ष्णता फिर से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो एक तो इसकी बेंच चौड़ाई कम है, एक तीक्ष्णता ज़्यादा है, एक प्रतिरोध क्या है, कम है। तो आपको क्या प्राप्त होता है, वक्र A प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब आपके पास में प्रतिरोध क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, R क्या हो जाता है, जब अधिक हो जाता है तब आपको कौन सा ग्राफ प्राप्त होता है, तब आपको ग्राफ प्राप्त होता है B। यानी R जब अधिक होता है तब वक्र कौन सा मिलता है अपने को, तब वक्र मिलता है B। और वक्र B मिलता है तो यहाँ से देख सकते हो R ज़्यादा होगा, Q कम होगा। ग्राफ Q जो तीक्ष्ण प्राप्त हो रहा था वो तीक्ष्ण न होकर के कैसा मिल जाएगा, आपको चपटा मिल जाएगा। और बेंच चौड़ाई का अगर मान देखोगे तो बेंच चौड़ाई जो है उसका मान क्या हो जाएगा, बेंच चौड़ाई का मान जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बेंच चौड़ाई का मान क्या हो जाएगा, आपके पास में ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तो फॉर्मूला लिखा था आप लोगों ने, F2 - F1 बराबर R/L और साथ में 2πL, ठीक है, R/2πL। बेंच चौड़ाई का जो सूत्र हम लोगों ने लिखा था R/2πL, उसके अकॉर्डिंग R कम, बेंच चौड़ाई कम, R ज़्यादा, बेंच चौड़ाई का मान ज़्यादा, ठीक है। तो इन दो तीन गुणों के आप लोग क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। किससे, R के मान से। R कम, R ज़्यादा, बेंच चौड़ाई कम ज़्यादा, तीक्ष्णता
या चपटापन। किन से? एक तो ये फॉर्मूला है या इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से आप लोग इन ग्राफों की कर सकते हो व्याख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की ओर। और नया टॉपिक आपके पास में आता है, एक नोट लगा करके भी नोट्स में आपको मिलेगा, जिसके अंदर आता है आपके पास में जो रेडियो के ट्यून करने वाले परिपथ होते हैं उनमें भी अपने क्या किया जाता है, एलसीआर परिपथ को काम में लिया जाता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो ट्यूनकारी परिपथ होते हैं, ट्यूनकारी परिपथ, ट्यूनिंग परिपथ या जिसे आप लोग बोलते हो वर्णकारी परिपथ, वर्णकारी परिपथ, वर्णकारी परिपथ या इनको क्या कहा जाता है, ट्यूनिंग परिपथ कहा जाता है। जो रेडियो के अंदर आपके पास में वर्णकारी परिपथ होता है या जो ट्यूनिंग परिपथ होता है उसमें भी अपने किसे काम में लिया जाता है, उसमें भी अपने काम में लिया जाता है एलसीआर परिपथ को। किसे काम में लिया जाता है, तो उसमें काम में लिया जाता है एलसीआर परिपथ को। और एलसीआर परिपथ जो होता है उसको अपने इसमें काम में ले लेते हैं। और कौन सी अवस्था में होता है, श्रेणी अनुनादी अवस्था में होते हैं। और सबसे पहले अपने क्या किया जाता है, संधारित्र की धारिता को परिवर्तित करके इसे समस्वरित करने का काम किया जाता है। देखिए आगे इसके अंदर तो एलसीआर परिपथ को काम में लिया जाता है। और कैसा परिपथ होता है, ये आपके पास में होता है एलसीआर अनुनादी परिपथ। यहाँ जो संधारित्र लगा होता है, संधारित्र, इसकी धारिता को क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। और इसकी धारिता को परिवर्तित करके अपने एक विशेष आवृत्ति तक इसे ले आते हैं। ठीक है, इसको अपने काम पर ले आते हैं, एक विशेष आवृत्ति तक ले आते हैं। और जब परिपथ की आवृत्ति जो है वो अनुनादी आवृत्ति जो है वो किसके बराबर हो जाती है, रेडियो स्टेशन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। यानी इस आवृत्ति को आप लोग बदल रहे हो और जो आपके पास में परिपथ है इसकी आवृत्ति जब रेडियो स्टेशन जो है उसकी आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो ये उस चैनल के साथ, तो उसमें जो रेडियो चैनल जो है वो समस्वरित हो जाता है या रेडियो चैनल जो है वो ट्यूनिंग पर आ जाता है। और जब वो रेडियो चैनल ट्यून हो जाता है तब अपने को वो विशेष प्रकार का स्टेशन जो है वो सुनाई देता है। अगला टॉपिक आता है इसमें, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। तो जो आपके पास में कोई विशेष प्रकार का परिपथ होता है उसमें जो ऊर्जा व्यय की दर है उसको अपने जानते हैं शक्ति के नाम से। तो देखिए अगला टॉपिक, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति, प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति। प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति जो है वो किसके बराबर होती है, तो जो प्रत्यावर्ती परिपथ होते हैं उसमें जो ऊर्जा व्यय की दर होती है वो ऊर्जा व्यय की दर ही किसके बराबर आती है, परिपथ की औसत शक्ति के बराबर आती है। यानी किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को, ऊर्जा व्यय की दर को, ऊर्जा व्यय की दर को अपने किस नाम से जानते हैं, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्ति के नाम से जानते हैं। और शक्ति जो है वो आप लोग जानते हो किसके बराबर होती है, शक्ति वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होती है। यानी शक्ति P जो होती है उसका मान किसके बराबर होता है, तो वोल्टेज और करंट दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लोग किसी समय T की बात कर सकते हो। तो आपके पास में V का मान कितना है, V इक्वल है V0 साइन ओमेगा T, और I का मान कितना है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस का फाई है। ठीक है, तो आपके पास में V का मान कितना है, V का मान है V इक्वल V0 साइन ओमेगा टी, और I का मान कितना है, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। और यहाँ से आप लोग किसका मान ज्ञात कर सकते हो, शक्ति P का मान ज्ञात कर सकते हो। P इक्वल VI दोनों के मान रखते हैं तब ये बनता है V0 साइन ओमेगा टी और I0 साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यानी वोल्टेज और करंट जो है दोनों के अंदर कलांतर का मान कितना है, दोनों के मध्य कलांतर का मान है फाई। ठीक है,
तो दोनों के मध्य कलांतर कितना है, फाई है। अब अपने को क्या करना है, अपने को लिखना है P इक्वल V0I0, V0I0 को अपने साथ लिखते हैं, तब ये बन जाता है साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके पास में क्या लिखा गया है, साइन ओमेगा टी माइनस का फाई लिखा गया है। तो जो साइन ओमेगा टी माइनस फाई लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला लगा सकते हो किसका, साइन ए माइनस बी का, ठीक है। तो आपके पास में ये बनता है V0I0 साइन ओमेगा टी, और साइन ए माइनस बी को लिख सकते हो साइन ओमेगा टी और कोस फाई माइनस कोस ओमेगा टी और साइन फाई। इस फॉर्मूले को आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर काम में ले सकते हो। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले की सहायता से आप लोग इसे इस प्रकार से लिख सकते हो। अब देखिए अपने को क्या करना है, अब अपने इस समीकरण को सोल्व करते हैं, तब इस मान को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये बनेगा V0I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये क्या बनता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस फाई। माइनस के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ये बनेगा V0I0 साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी और साथ में साइन फाई, ठीक है। ये आपके पास में बनता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, इसका औसत मान जो है वो ज्ञात कर सकते हो। देखिए कुछ एक बातें यहाँ पर और अगर आप लोग देखो तो P जो है, P को क्या लिख सकते हो, P को लिख सकते हो V0I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस फाई माइनस ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये बनता है V0I0 बटा 2 और ये बनता है 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। किसका सूत्र बनता है, ये बनता है साइन 2 ओमेगा टी का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और साथ में साइन फाई, ठीक है। तो ये आपको समीकरण प्राप्त हो जाती है। यहाँ से ये जो समीकरण है ये तात्क्षणिक शक्ति का मान है। अब आप लोग क्या कर सकते हो, जो दोनों पद आपके पास में आए हैं इनका मध्य लेकर के अपने पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर एक पूर्ण चक्र के लिए औसत शक्ति का मान ज्ञात किया जाए तब देखिए आपको कितना प्राप्त होता है। यानी एक पूर्ण चक्र के लिए अगर यहाँ से आप लोग क्या करो, औसत शक्ति का मान ज्ञात करो, तब आप इसे लिखोगे P को, P का औसत या P का एवरेज किसके बराबर आएगा, ये आएगा V0I0। और यहाँ देख सकते हो आप लोग साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है इसके मान के बारे में अपने पहले बात कर चुके हैं। इसका औसत मान होता है 1/2, तो इसे लिख दोगे कोस फाई बटा 2, ठीक है। V0I0 बटा 2 और कोस फाई, और साइन 2 ओमेगा टी जो है, साइन 2 ओमेगा टी जो है इसका औसत मान होता है 0। इसका औसत मान कितना होता है, 0 होता है। तब ये दूसरा पद आपके पास में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपके पास में ये समीकरण यहाँ पर बनती है। यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, P औसत के रूप में लिख देता हूँ इसे P एवरेज, और V0I0 जो है इसे आप लोग पहले ऐसे लिखो √2 और कोस फाई। तो ये बनता है P एवरेज इक्वल VRMS IRMS और कोस फाई। यहाँ आपके पास में ये जो टर्म आई है इसे लिखा जाता है PVIR, मतलब आभासी शक्ति। इसे क्या कहते हैं, अपनी आभासी शक्ति कहते हैं। और ये आपके पास में वास्तविक शक्ति है। और कोस फाई जो है इसे हम लोग कहते हैं शक्ति गुणांक। कोस फाई जो है इसे किस नाम से जाना जाता है, तो कोस फाई को जाना जाता है शक्ति गुणांक के नाम से, ठीक है। तो ये आपके पास में P एवरेज जो है उसका मान आ जाता है।